नमस्कार मित्रों, आप सभी का मातृ स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से हम यहाँ अस्पष्ट दृष्टि नाम से एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला भाग है। आज हम इसमें 150 MCQs को देखेंगे। तो अधिक विलंब न करते हुए आइए इसको हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा को सबसे उपयुक्त रूप से उद्देशिका में किस शब्द से सुनिश्चित किया गया है? ए बंधुता, बी समता, सी स्वतंत्रता, डी न्याय। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए बंधुता। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा निकाय किसी राज्य के विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी विधानसभा के सदस्य, सी स्थानीय निकायों के सदस्य, डी माध्यमिक पाठशालाओं के शिक्षक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य किसी भी राज्य के विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य और माध्यमिक पाठशालाओं के शिक्षक जो हैं वो राज्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो हैं वह विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा 1/6 सदस्य जो हैं वह माध्यमिक पाठशालाओं के शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं तथा 1/12 सदस्य जो हैं वह 3 वर्ष के स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य जो हैं वह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहरी निकाय में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता? ए नगर निगम, बी टाउनशिप, सी पत्तन न्यास, डी छावनी बोर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वह है टाउनशिप। टाउनशिप में कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1687 ईस्वी में स्थापित किया गया पहला नगर निगम था? ए मद्रास नगर निगम, बी बॉम्बे नगर निगम, सी कलकत्ता नगर निगम, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है मद्रास नगर निगम। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है? एक मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया? ए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, बी हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सी देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, डी माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, क्योंकि डी जो है वह 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान जो है जोड़ा गया है, जबकि शेष जो है वह 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो भाग 4 का जोड़ा गया है उसमें उल्लिखित मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य नीति के निदेशक तत्वों की विशेषता नहीं है? तो न्याय योग्य प्रकृति जो है यह नीति निदेशक तत्वों की विशेषता नहीं है, बल्कि यह मूल अधिकारों की विशेषता है, जबकि शेष तीनों जो हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उद्देश्य, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, राष्ट्र में शासन विधि के मूल, ये तीनों जो हैं नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के भाग 4 के तहत राज्य नीति के निदेशक तत्वों में समाजवादी सिद्धांत नहीं है? ए सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार, बी पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, सी गरीबों को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, डी मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सरकार निःशक्त, वृद्ध और कभी कभी बेरोजगार व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती है। किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इसे राज्य का कर्तव्य माना जाता है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 43। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत
भारत में सरकार निःशक्त, वृद्ध और कभी कभी बेरोजगार व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किसके तहत शामिल संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया था? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 43। तो इसका भी जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्पों को चुनें। अनुच्छेद 86 जो है वह किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 86 में वर्णित है। फिर बी है अनुच्छेद 85, तो संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 85 में है। सी अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, अर्थात संसद की सदस्यता के लिए कौन योग्य है, यह अनुच्छेद 84 में वर्णित है। अनुच्छेद 83 जो है संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं? ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। सी दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है। डी राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अर्हताओं में शामिल नहीं है? ए वह भारत का नागरिक हो, बी वह 70 वर्ष से कम आयु का हो, सी वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, डी वह केंद्र सरकार में लाभ के पद पर ना हो। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए कम से कम जो है 35 वर्ष की आयु निर्धारित है, ना कि 70 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वह 5वें व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वी गिरी, डी एन संजीव रेड्डी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पे वी गिरी और 5वें नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता? ए श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का कार्यपालन करूंगा, सही है। बी संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा, यह भी सही है। सी भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, यह भी सही है। डी केंद्र सरकार के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखूंगा, यह ऑप्शन जो है गलत है। यह राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सरकार के जो मंत्री हैं उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल है? ए सनौली बागपत जिला, बी मंडी मुजफ्फरनगर जिला, सी बड़गांव सहारनपुर जिला, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो स्थल हैं वह उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 में उत्तर प्रदेश का क्या स्कोर है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 36.4% जो है स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्कोर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा अनुसार 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को कितनी वार्षिक सहायता राशि दी जाएगी? ए 5,000, बी 6,000, सी 9,000, डी 12,000। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 6,000। हाल ही में सी प्लान एप्लीकेशन का शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया है? ए यूपी पुलिस, बी यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम, सी लखनऊ मेट्रो, डी यूपी सचिवालय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यूपी पुलिस के द्वारा सी प्लान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव 2019 का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए झांसी, बी ललितपुर, सी सोनभद्र, डी नोएडा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी नोएडा।
देखिए, एक जो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है वह 2019 में लेह लद्दाख में भी हुआ था और एक जो है वह नोएडा में भी हुआ था। तो इसका सही उत्तर है नोएडा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कछुओं की विभिन्न प्रजातियों, गंगा डॉल्फिनों तथा अन्य जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है? ए कछुआ अभ्यारण्य, बी कैमूर अभ्यारण्य, सी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, डी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कछुआ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जिलों को स्पर्श करता है? ए कछुआ अभ्यारण्य, बी हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, डी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पाई डंडा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, मोदू खान और बख्शू खान द्वारा लखनऊ घराने की किस कला का प्रसार किया गया? कथक, ख्याल, सितार, तबला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी तबला। औपनिवेशिक काल का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बेंथम के उदारवादी एवं उपयोगितावादी दर्शन से गहन रूप से प्रेरित था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान था कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, उत्पत्ति अथवा रंग के आधार पर किसी पद या नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकेगा? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी चार्टर अधिनियम 1813, डी चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कार्य से कर्नल स्लीमैन संबद्ध थे? ए अफगानों के दमन से, बी पिंडारियों के दमन से, सी ठगों के दमन से, डी पागलपंथी विद्रोह के दमन से। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी ठगों के दमन से। निम्नलिखित में से क्या वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल से संबंधित नहीं था? द्वैत प्रणाली का उन्मूलन, भू राजस्व बोर्ड की स्थापना, प्रत्येक जिले में ब्रिटिश कलेक्टर की नियुक्ति, डी अकाउंटेंट जनरल पद का उत्सादन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी अकाउंटेंट जनरल पद का उत्सादन जो है वह वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं था, जबकि द्वैत प्रणाली का उन्मूलन, भू राजस्व बोर्ड की स्थापना और प्रत्येक जिले में ब्रिटिश कलेक्टर की नियुक्ति जो है ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? ए तिरक्कुरल, इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर, बी शिल्पाधिकारम, इसके रचनाकार इलंगो, सी मणिमेखलय, इसके रचनाकार शीतलय सत्तनार, डी उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों हैं यह सही सुमेलित हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, देवदासी प्रथा का उद्भव निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? ए संगम युग के चोल काल से, बी 11वीं शताब्दी के चोल काल से, सी विजयनगर काल से, डी 8वीं शताब्दी के पल्लव काल से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी के चोल काल से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण नहीं था? ए अशोक की नीतियां एवं उसके कमजोर उत्तराधिकारी। तो यह जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण था। अशोक की बौद्ध समर्थक नीतियां, यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। अहिंसावादी नीति के कारण अशोक की सेना में युद्ध भावना की कमी, तो यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह धर्मों की विविधता तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म और अन्य धर्मों की समानता दोनों का पता लगाने के लिए शुरुआती कार्यों में से एक था। उपयुक्त कथन किस मध्यकालीन भारतीय पुस्तक को संदर्भित है? ए सिर्रे अकबर, बी खजाइन उल फुतूह, सी मज्म उल बहरीन, डी तबकाते नासिरी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मज्म उल बहरीन।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय हिंदी सिनेमा की महान कृति माने जाने वाली प्रख्यात हिंदी फीचर फिल्म मुगले आजम के निर्देशक कौन थे? ए विमल राय, बी के आसिफ, सी सत्यजीत रे, डी बलराज साहनी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी के आसिफ, जो है वह मुगले आजम के निर्देशक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी, बिल्कुल सही। दूसरा है, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये दोनों कथन जो है वह पूरी तरीके से सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान स्वराज पार्टी के भीतर गैर अनुक्रियावादियों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इसका गठन वर्ष 1920 में एम.एन. राय द्वारा कानपुर में किया गया था। तो एम.एन. राय द्वारा इसका 1920 में जो गठन है वह ताशकंद में किया गया था, न कि कानपुर में। दूसरा, वर्ष 1925 में ताशकंद, जो अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है, में हुई भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस सीपीआई की स्थापना को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में अनेक साम्यवादी नेताओं को जेल हुई। तो यह भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना क्यों की थी? एक, टॉलस्टॉय फार्म सत्याग्रहियों के परिवारों के रहने के लिए स्थान था जिससे वे दक्षिण अफ्रीका में अपना निर्वहन कर सकें, बिल्कुल सही है। दूसरा है, वे सभी जिन्होंने सत्याग्रह में भागीदारी के कारण अपने रोजगार और घर खोए थे यहाँ रह सकते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इसका नाम एक प्रसिद्ध रूसी लेखक के नाम से प्रेरित था। तो यह भी कथन पूरी तरह सही है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1918 के बाद ब्रिटिश भारत सरकार की गाजर और छड़ी कैरेट एंड स्टिक नीति की गाजर और छड़ी को चिन्हित कीजिए। एक, छड़ी का प्रतिनिधित्व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया। दूसरा, गाजर का प्रतिनिधित्व राउलेट अधिनियम जैसी कार्यवाहियों द्वारा किया गया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। क्यों? क्योंकि छड़ी का प्रतिनिधित्व जो है वो राउलेट अधिनियम जैसी कार्यवाहियों द्वारा किया गया, जबकि गाजर का प्रतीक जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1916 के लखनऊ समझौते के पश्चात किसे हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा गया? बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, M.K. गांधी। तो इसका सही उत्तर जो है वह है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल में महिला कवयित्री थी? ए अपाला, बी घोषा, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ये हैं, वैदिक काल में ये कवित्रियाँ थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के अन्वेषण हेतु डिजाइन किया गया है? ए मंगल, बी चंद्रमा, सी टाइटन, डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पोषण के स्वपोषी प्रकार के आवश्यक घटक हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्रीय बजट 2019-20 में किन पहलों की घोषणा की गई? एक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु राष्ट्रीय केंद्र, 3, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय पोर्टल, 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु नया विभाग। तो जो 4 नंबर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु नया विभाग, यह जो है घोषणा नहीं की गई थी, जबकि 1, 2, 3 जो है ये तीनों घोषणाएं की गई थी। इस तरीके से इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी चैंपियन क्षेत्रों की उप श्रेणी के तहत आती है?
1 लेखांकन और वित्त, 2 संचार, 3 विधिक, 4 स्वास्थ्य एवं आरोग्य, 5 पर्यावरण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात ये सभी जो हैं सेवाएं चैंपियन क्षेत्रों की उपश्रेणी के तहत आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रू या रियांग जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो इस पश्चिम बंगाल में ब्रू या रियांग जनजाति नहीं पाई जाती, जबकि असम, त्रिपुरा एवं मिजोरम में ये जनजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, संविदा कृषि पर विधि बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो संविदा कृषि पर विधि बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही होगा। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला वाइपर वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर क्या है? तो ए नासा का जल खोजी रोबोट, बी नासा का मीथेन खोजी रोबोट, सी जाक्सा का जल खोजी रोबोट, डी चीन का जल खोजी रोबोट। तो इसका सही उत्तर जो है वो है नासा का जल खोजी रोबोट। जे सत्यनारायण समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए उत्कर्ष 2022, बी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट, सी नवभारत अभियान 2017 से 2022, डी राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट से जे सत्यनारायण समिति संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल के ऑपरेशन धनुष का लक्ष्य है। तो इसका जो ऑपरेशन धनुष का लक्ष्य है वह है टिकट दलालों पर नियंत्रण करना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वह सही है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, कैप्सेइसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह मिर्च में पाया जाने वाला एक सक्रिय घटक है। 2, यह मोटापा रोधी या वसा कम करने वाले गुणों से युक्त है तथा यह मोटापा संबंधी हार्मोनों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। तो ये जो दोनों कथन हैं या दोनों कथन सही हैं, क्योंकि कैप्सेइसिन जो है वह मिर्च में पाया जाता है और यह मोटापा रोधी होता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों के संदर्भ में विचार करें। चक्रवात और उनके उत्पत्ति का स्थान दिया गया है। तो महाचक्रवात जो है वो अरब सागर में आया था, न कि अटलांटिक महासागर में। तो इसका मिलान जो है गलत हो गया। क्यार जो है वह भी अरब सागर में आया था। तो ये सही है। तीसरा जो है हैगिबिस जो तूफान है यह जो है यह प्रशांत महासागर में आया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है वह ए सही होगा, अर्थात केवल 2 और 3। तो 2 और 3 जो हैं वो सही सुमेलित हैं, जबकि ए जो महा है वह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि वह अरब सागर में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ए, आमतौर पर यह हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। बी, यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी नहीं है। तो यह जो है यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय रोग मतलब यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। सी ऑप्शन है इसका मुख्य कारण वुचेरेरिया वेनक्राफ्टी वर्म है। तो यह भी बिल्कुल सही है। डी, यह क्यूलेक्स मच्छरों से फैलता है। तो ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका उत्तर जो है वह ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला क्यूबिट शब्द संबंधित है। ए, अंतरिक्ष संचार की मूलभूत इकाई, बी, क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूलभूत इकाई, सी, गूगल डाटा सर्वर में सूचना की मूलभूत इकाई, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूलभूत इकाई को क्यूबिट कहा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में रहा पेगासस क्या है? ए, स्पाईवेयर, बी, एंड्रॉयड वर्जन, सी, ग्राफिक टूल, डी, गूगल ऐप। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह एक स्पाईवेयर है। पेगासस जो है ये स्पाईवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल का वार्षिक प्रकाशन करता है? ए, FSSAI, बी, NSSO, सी, CSO,
डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल का प्रकाशन जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर है वह है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में करिक्यूर प्रस्तर चित्रकला भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्त हुई है? तो यह जो है करिक्यूर प्रस्तर चित्रकला यह नीलगिरी क्षेत्र में प्राप्त हुई है। इस तरीके से इसका उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन आजीवक दर्शन से संबंधित नहीं है? ए मक्खली गौशाल, तो यह आजीवक दर्शन से संबंधित हैं। बी बिहार की बराबर गुफा, यह भी आजीवकों के लिए बनाई गई थी। सी बौद्धों और जैनों के प्रतिस्पर्धी, तो ये भी आजीवक दर्शन से संबंधित हैं। डी बिंदुसार आजीवक मत का आलोचक था, तो ये गलत है क्योंकि बिंदुसार जो है वो आजीवक मत का समर्थक था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्राचीन बौद्ध स्थल चौखंडी स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो चौखंडी स्तूप जैसा कि आप जानते हैं यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी सारनाथ वाराणसी में स्थित है। प्रमुख शक्तिपीठ उग्रतारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी असम। तो इसका सही उत्तर है असम। उग्रतारा मंदिर जो है वह असम में स्थित है। हारमुज जल संधि किसके बीच स्थित है? तो हारमुज जल संधि जो है वह ओमान और ईरान के बीच स्थित है। इस तरीके से इसका सही उत्तर ए होगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान समिति का गठन किसके लिए सुझाव देने हेतु किया गया था? ए मेट्रो रेल सुधार, बी राजकोषीय नीति में सुधार, सी जीएसटी में सुधार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात विमल जालान समिति जो है वह इन तीनों से संबंधित नहीं है। हाल ही में भारत की प्रथम उत्सर्जन ट्रेंडिंग योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका जो ऑप्शन है वह है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी गुजरात। भारत की प्रथम उत्सर्जन ट्रेंडिंग योजना जो है वह गुजरात द्वारा प्रारंभ की गई है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य नहीं है। ए 18 राज्यों में कुल 75 पीवीटीजीएस की पहचान की गई है, बिल्कुल सही है। इनकी तीसरी सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। सी जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनके लिए विकास योजना का क्रियान्वयन करता है, यह सही नहीं है, यह गलत है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है इनके लिए विकास योजना का क्रियान्वयन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी कभी समाचारों में रहने वाली न्यू स्टार्ट रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि किन दो देशों के मध्य नाभिकीय शस्त्र कटौती संधि है? तो यह जो न्यू स्टार्ट जो संधि है जो कि शस्त्रों से हथियारों की कटौती से संबंधित है, यह अमेरिका और रूस से संबंधित है। इस तरीके से इसका उत्तर ए होगा। निम्नलिखित देशों में कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तुर्कमेनिस्तान जो है वह इसका सदस्य नहीं है एससीओ का, संघाई सहयोग संगठन का। इसके अन्य सदस्य जो हैं वह है चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो हैं ये इसके अन्य सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2018 में वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है, नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। खनन संबंधी किस गतिविधि से ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग नीति OALP का संबंध है? ए कोयला ब्लॉक आवंटन से, बी हाइड्रोकार्बन ब्लॉक आवंटन से, सी बहुधात्विक मॉड्यूल अन्वेषण से,
और डी जो है उपयुक्त सभी से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हाइड्रोकार्बन ब्लॉक आवंटन से OALP का संबंध है। इस तरीके से बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 2025 के बाद भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि 2025 के बाद नहीं बल्कि 2041 के बाद भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या कम होनी शुरू होगी। दूसरा है, कार्यशील आयु के अंतर्गत 15 से 59 वर्ष को लिया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका लक्ष्य गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन मुहैया कराना है, के तहत वर्तमान लक्ष्य क्या है? तो इसमें जो है 8 करोड़ कनेक्शन देने का वर्तमान लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है वो सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही है। पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत की विश्व में चौथी रैंक है। और अगर बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा, कुल नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से जो भारत की रैंक है वह 5वीं है। और साथ ही साथ जो जल विद्युत की जो सौर ऊर्जा की जो रैंक है वह भी भारत की 5वीं है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा में 5वां स्थान है विश्व में, कुल नवीकरणीय ऊर्जा में भी 5वां स्थान है और पवन ऊर्जा में 4था स्थान है। भारत में बीमा उद्योग के संदर्भ में बीमा निवेशन को किस रूप में मापा जाता है? ए, GDP के सापेक्ष बीमा प्रीमियम का प्रतिशत, बी, जनसंख्या के सापेक्ष बीमा प्रीमियम का अनुपात, सी, 18 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के सापेक्ष बीमा प्रीमियम अनुपात, डी, कुल बजट आवंटन के सापेक्ष बीमा प्रीमियम का प्रतिशत। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है कि भारत में बीमा उद्योग के संदर्भ में बीमा निवेशन को जनसंख्या के सापेक्ष बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित कोर मुद्रास्फीति बास्केट में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें खाद्य वस्तुएं और ईंधन समूह, ये दोनों ही इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के अंतर्गत अनुकूलन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है? ए, RBI, बी, सिडबी, सी, सहकारी बैंक, डी, नाबार्ड। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नाबार्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पणियों में से किसका भारत की निर्यात बास्केट में न्यूनतम हिस्सा है? ए, पेट्रोलियम पदार्थ, बी, कपास, सी, फार्मास्यूटिकल, डी, जवाहरात एवं मूल्यवान पत्थर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कपास। इसका भारत की निर्यात बास्केट में न्यूनतम हिस्सा है। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? ए, महाराष्ट्र, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान जो है वह मध्य प्रदेश का है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशतता के संदर्भ में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? ए, मिजोरम, बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सी, लक्षद्वीप, डी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर जो है वह लक्षद्वीप है, क्योंकि लक्षद्वीप में वनावरण प्रतिशत जो है राज्यों और केंद्र शासित दोनों में मिलाकर सर्वाधिक है। अगर केवल राज्यों की बात करते तो इस प्रश्न का उत्तर मिजोरम हो जाता। मित्रों, ये जो श्रृंखला है यह आपके लिए है और ये सारे प्रश्न जो हैं वो जिनका कि हल मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें ये सारे प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिलेंगे। सारे तथ्यों को आप संकलित कर लीजिए। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे मैं आगे इसी तरीके के और महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं वो आपके लिए लेके आऊँ। तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला जो है आपको आगे भी मिल सके। तो आइए अब श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। किस पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे राजमार्ग परियोजना को पूरा करने हेतु किया जा रहा है? ए बीओटी, बी ईपीसी, सी वार्षिकी मॉडल, डी संकर वार्षिकी मॉडल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ईपीसी। ईपीसी के तहत जो है यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे राजमार्ग परियोजना को पूरा करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो अगर हम इसका ईपीसी जो है, बीओटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, जो कि एक पीपीपी मॉडल की व्यवस्था है। और अगर ईपीसी की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। तो इसी के तहत ईपीसी के तहत जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे राजमार्ग परियोजना को पूरा किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश हाल ही में समाचारों में रहे शारदा पीठ कॉरिडोर से संबंध है? तो इसका सही उत्तर है सी पाकिस्तान। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। ए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा के मणिकर्णिका तथा ललिता घाट को सीधे इससे जोड़ता है। बी इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा भी इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया था। सी यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। डी उपयुक्त सभी। तो यह जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में ये तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती किस वर्ष से आरंभ की गई? तो यह जो है 1858 ईस्वी से यह गोरखाओं की भर्ती अंग्रेज द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना में आरंभ की गई। शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 21 मार्च, 31 मार्च, 23 मार्च। तो जो शहीद दिवस है वह 23 मार्च को मनाया जाता है, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। रिकोडिक खान में तांबे और सोने के विश्व के सर्वाधिक वृहद अधोहित निक्षेपों में से एक है, यह अवस्थित है? ए रखाइन म्यांमार, बी हेरात अफगानिस्तान, सी बलूचिस्तान पाकिस्तान, डी गिलगिट पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बलूचिस्तान पाकिस्तान में यह निक्षेप उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा या से ब्लू होल अपनी भौगोलिक अवस्थिति के साथ सही सुमेलित हैं? ए ड्रैगन होल दक्षिण चीन सागर सही सुमेलित है। बी ग्रेट ब्लू होल बेलीज तट पे है, यह भी सुमेलित है। सी डीन्स ब्लू होल बहामास में है, ये भी सही सुमेलित है। इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हुआ वह हुआ ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में समाचारों में रही हिम स्तूप परियोजना कृषि में प्रयुक्त होने वाली एक उत्तरजीविता तकनीक है। किसकी समस्याओं को कम करने के लिए इसका प्रस्ताव किया गया है? तो यह जो प्रस्ताव है यह लद्दाखी किसानों के लिए यह प्रस्ताव किया गया है। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। तो पिनाकी चंद्र घोष को क्या नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल इनको बनाया गया है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी है, पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री जीवन योजना का उद्देश्य भारत में किसे प्रोत्साहित करना है? ए 5G दूरसंचार, बी BS6 मानक, सी 2G जैव एथेनॉल और डी जो है वह गोबर गैस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2G जैव एथेनॉल से प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध है। मित्रों यह एक रिवीजन श्रृंखला है, जिस कारण से यहाँ मैं बहुत डिटेल व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, ताकि यह कम समय में आप इसका
अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मेघालय की सीमा को स्पर्श नहीं करता या करते? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, 3 असम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मिजोरम और त्रिपुरा जो हैं वह मेघालय की सीमा को स्पर्श नहीं करते, जबकि असम जो है वह मेघालय की सीमा को स्पर्श करता है। इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 2। नदियों का उनके उद्गम स्थलों के साथ सही सुमेलन ज्ञात कीजिए। 1 कृष्णा महाबलेश्वर सही सुमेलित है। 2 नर्मदा बैतूल जिला, तो बैतूल जिला से ताप्ती नदी निकलती है, ना कि नर्मदा जो है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। 3 है कावेरी, जो कि ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है, तो यह सही सुमेलित है। इस तरीके से 1 और 3 जो है वो सही सुमेलित हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। राजघाट बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर अवस्थित है? ए सोन नदी, बी केन नदी, सी चंबल नदी, डी बेतवा नदी। तो इसका सही उत्तर है डी बेतवा नदी। लाल मृदा में लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए आयरन ऑक्साइड, बी सिलिका, सी एल्युमिनियम ऑक्साइड, डी ह्यूमस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मृदा में लाल रंग उपस्थित होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुर मृदा की आर्द्रता धारण क्षमता कम है, तो यह गलत कथन है, क्योंकि रेगुर मृदा की आर्द्रता धारण क्षमता जो है वह अधिक होती है। दूसरा है रेगुर मृदा को काली मृदा के रूप में भी जाना जाता है, तो यह सही है, क्योंकि रेगुर मृदा को काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही होगा, केवल 2। जलोढ़ पंख निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विशिष्ट लक्षण है? ए डेल्टा क्षेत्र, बी तराई क्षेत्र, सी दक्कन क्षेत्र, डी भाबर क्षेत्र। तो जो जलोढ़ पंख जो होता है वह भाबर क्षेत्र से संबंधित होता है। इस तरीके से इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांगर नदी अपवाह क्षेत्र के साथ पाया जाने वाला पुराना जलोढ़क है। 2 खादर नए जलोढ़क से बना है जो नदी तट के साथ के बाढ़ मैदानों का निर्माण करता है। तो ये जो है दोनों कथन इसमें सही हैं। बांगर जो है वह पुराना जलोढ़ होता है और खादर जो है वो नया जलोढ़ होता है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। ये मृदाएं अधिकांशतः अपक्षय के कारण बनती हैं। ये क्रमशः शुष्क व ग्रीष्म अवधियों में अधिक ताप और भारी वर्षा जैसी स्थितियों के कारण बनती हैं। भारी वर्षा मृदा के निक्षालन को बढ़ाती है, जिससे चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं और लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम यौगिकों से युक्त मृदा रह जाती है। निम्नलिखित में से किस मृदा की बात ऊपर की गई है? तो यह जो इसके ऑप्शन है, ए लाल मृदा, बी रेगुर मृदा, सी लेटराइट मृदा, डी क्षारीय मृदा। तो इसका सही उत्तर है सी लेटराइट मृदा के बारे में यह कथन है। मालवा पठार निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रधानता है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो मालवा पठार जो है वहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता है। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो क्षारीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश में है, जबकि लवड़ी अगर मृदा पूछा होता तो इसका उत्तर गुजरात हो जाता। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन अंश की वृद्धि करती है? ज्वार, आलू, सूरजमुखी, तिपतिया घास। तो इसका सही उत्तर है तिपतिया घास, जिसे क्लोवर भी कहते हैं। यह फसल मृदा में नाइट्रोजन अंश की वृद्धि करता है। निम्नलिखित में से कौन से जंतु जाड़ों में शीत निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं? 1 भालू, 2 चमगादड़, 3 कृतंक। तो ये जो तीनों हैं, भालू, चमगादड़ और कृतंक अर्थात कतरने वाले जो जीव हैं, इनमें से कोई भी जाड़ों में शीत निद्रा की स्थिति में नहीं जाता है। इस तरीके से इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। समुद्री जीव डुगांग है। 1 उभयचर, 1 स्तनधारी, 1 अस्थिल मीन, 1 शार्क। तो जो डुगांग है वह समुद्र में पाया जाने वाला एक स्तनधारी जीव है। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि या कन्वेंशन से संबंधित है?
तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वह रामसर कन्वेंशन से संबंधित है, जो कि आर्द्र भूमियों के संबंध में है। रामसर जो है वह ईरान में स्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ग्रीन हाउस की जो संकल्पना है वह जोसेफ फोरियर नामक विद्वान के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है मानव पहल का सही विवरण निम्नलिखित में से क्या है? मानव जीव विज्ञान के एक मुक्त व अन्योन्य क्रियात्मक मानचित्र के सृजन का प्रयास है। बी स्वचालित महिला सफाई हेतु एक उपकरण है। सी बाल तस्करी की सूचना हेतु वेब पोर्टल है। डी HIV एड्स का पता लगाने के लिए एक अनुप्रयोग है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, ऑप्शन ए, मानव जीव विज्ञान के एक मुक्त व अन्योन्य क्रियात्मक मानचित्र के सृजन का प्रयास है। तो यह जो है मानव पहल से संबंधित है। अगला प्रश्न है परम शिवाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? एक, इसका निर्माण राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत किया गया है। बिल्कुल सही है, परम शिवाय का निर्माण जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत किया गया है। दूसरा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने 833 टेराफ्लॉप्स क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम शिवाय को विकसित किया है। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता जो है परम शिवाय की 833 टेराफ्लॉप है। इसका निर्माण CDAC ने किया है और यह जो है BHU में यह स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है लीन NOx ट्रैप LNT या एक चयनात्मक उत्प्रेरक अपचयन SCR प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो प्रणाली है वह BS6 मानकों के अंतर्गत उत्सर्जन नियंत्रण मॉड्यूल है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ए, ऑप्शन सही होगा, क्योंकि LNT जो है यह BS6 मानकों के अंतर्गत उत्सर्जन नियंत्रण मॉड्यूल है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कहाँ पर ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के सृजन के लिए यज्ञ किया था? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। तो यह जो है ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के सृजन हेतु प्रयागराज में यज्ञ किया था। इस तरीके से इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से स्थान उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे हेतु आसंधि के रूप में चुने गए हैं? 1 आगरा, 2 कानपुर, 3 चित्रकूट, 4 झांसी। तो ये जो चारों स्थान हैं यह उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए नोट्स के रूप में चिन्हित किए गए हैं या चयनित किए गए हैं। इस तरीके से डी ऑप्शन इसका 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है S-400 समझौता भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है? तो S-400 समझौता जो है वह भारत और रूस के बीच में किया गया है। वस्तुतः यह एक मिसाइल समझौता है। S-Triumph 400 जो मिसाइल है वह रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई जा रही है। तो उसी से संबंधित यह समझौता है जो रूस के साथ किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? ए इस्तांबुल, बी रियो डी जनेरियो, सी पेरिस, डी लंदन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, रियो डी जनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी शहर घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा का एक मुख्य घटक नहीं है? तो इसमें प्रति बूंद अधिक फसल जो है PDMC जिसे कहते हैं यह जो है PM आशा का एक मुख्य घटक नहीं है, जबकि मूल्य सहायता कार्यक्रम, लागत ह्रास भुगतान योजना ये दोनों जो हैं वह PM आशा के घटक हैं। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1952, बी 1954, सी 1953, डी 1955। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 1954 से भारत रत्न पुरस्कार जो है वह प्रारंभ हुआ है और सर्वप्रथम श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर
और वेंकट रमण को भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 1954 में प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने किंग अब्दुल अजीज सम्मान प्रदान किया है? तो यह सम्मान जो है वह सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना किस तिथि से आधिकारिक रूप से संचालित हुई है? तो पीएम किसान योजना जो है वह, यद्यपि कि इसकी घोषणा जो है बजट में 1 फरवरी 2019 को की गई थी, लेकिन यह योजना जो है 1 दिसंबर 2018 से यह आधिकारिक रूप से संचालित है। इसका लाभ जो है 1 दिसंबर 2018 से दिया जाएगा। इसकी औपचारिक शुरुआत जो है वह 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पे आधिकारिक संचालन की बात कह रहा है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही होगा, 1 दिसंबर 2018। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSYM का शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर से किया गया? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी गांधीनगर, डी मुंबई। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि इस योजना का जो शुभारंभ है वह अहमदाबाद के वस्त्रल से 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो इसमें जो नज़दीकी उत्तर होगा वह सी हो सकता है, गांधीनगर, लेकिन इसका एग्जैक्ट उत्तर जो है वह अहमदाबाद का वस्त्रल शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम पेंशन राशि कितनी सुनिश्चित की गई है? तो 3000 रुपये प्रति माह की राशि जो है वह सुनिश्चित की गई है। तो इस तरीके से इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, भारत ने अपनी रैंकिंग में 14 स्थानों का सुधार किया है, तो बिल्कुल सही है, 77 से 63वें स्थान पे आ गया। 2, भारत इस वर्ष शीर्ष 5 सुधार प्रवण देशों में शामिल था, तो ये गलत है, क्योंकि भारत इस वर्ष शीर्ष 10 सुधार प्रवण देशों में शामिल था। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही होगा, केवल 1। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। इस तरीके से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। जरंडस कूर्सर एक अति संकटग्रस्त पक्षी है, यह भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो जरंडस कूर्सर जो है यह आंध्र प्रदेश में पाया जाने वाला एक संकटग्रस्त जो है पक्षी है, और यह आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के लानेकूड अभ्यारण्य में मूल रूप से यह पाया जाता है, अर्थात इसका मूल निवास जो है वह लानेकूड अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों झीलों में से किसमें घड़ियाल मुख्यतः पाए जाते हैं? तो घड़ियाल जो है वह चंबल नदी में मुख्यतः पाए जाते हैं। इस तरीके से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको भारत में आक्रामक पशु वर्ग की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ए गोल्ड फिश, 2 पिजन या कबूतर, सी या 3 गधा। तो भारत में गोल्ड फिश, पिजन और गधा, इन तीनों को आक्रामक पशु वर्ग की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस तरीके से डी ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, सभी पादप प्लवक अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। 2, कुछ पादप प्लवक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का उपभोग भी करते हैं, तो यह भी सही है। इस तरीके से 1 और 2 जो है दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो यह सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट के रूप में चयनित होने के लिए एक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करना आवश्यक है? ए, वहाँ आवश्यक रूप से संवहनीय पौधों की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां हों, तो ये बिल्कुल सही है। बी है, वहाँ पर आवश्यक रूप से मूल प्राकृतिक वास का कम से कम 70% भाग विलुप्त हो चुका हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से सी ऑप्शन जो है उपयुक्त ए और बी का होना आवश्यक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
NADCP का उद्देश्य पशुधन में होने वाले निम्नलिखित रोगों में से किसका या किनका उन्मूलन करना है। ए, खुरपका मुंहपका रोग जिसे FMD कहा जाता है। दूसरा ब्रूसेलोसिस और तीसरा है एंथ्रेक्स। तो इसका जो सही उत्तर है वह है खुरपका मुंहपका रोग और ब्रूसेलोसिस, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। केवल एक और दो, क्योंकि इसमें जो है एंथ्रेक्स को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए छोटे किसानों हेतु अर्हता आयु क्या है। तो किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए किसानों की जो अर्हता आयु है वह है 18 से 40 वर्ष। डी ऑप्शन इसका सही होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम 1967 की धारा 35 के अंतर्गत 4 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। ए, मसूद अजहर, बी, हाफिज सईद, सी, सैयद सलाहुद्दीन, डी, दाऊद इब्राहिम। तो इसमें जो सैयद सलाहुद्दीन है यह इसमें शामिल नहीं है, बल्कि इसके स्थान पे रहमान लखवी को इसमें शामिल किया गया है। मसूद अजहर जो है यह जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन से संबंधित है, जबकि हाफिज सईद जो है यह लश्कर तोयबा से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर सी, सैयद सलाहुद्दीन होगा। हाल ही में स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स सरल किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह जो सरल सूचकांक है यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इस जो सरल सूचकांक है इसमें कर्नाटक को पहला स्थान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा उपस्करों के संदर्भ में तेजस क्या है। हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र, हल्का लड़ाकू विमान, अल्ट्रालाइट हावित्जर, डी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त ड्रोन UAV जिसे कहते हैं। तो जो तेजस है यह क्या है, हल्का लड़ाकू विमान है, उसे तेजस कहते हैं। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही होगा। तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित हैं। तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है वह किससे संबंधित हैं। तो यह 60 फुट जो गोला फेंक होता है उस प्रतिस्पर्धा से यह संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफार्म उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मीथेन। क्लोरोफार्म उत्पादन में औद्योगिक स्तर पर मीथेन का उपयोग किया जाता है। एक विलयन में काफ़ी कम मात्राओं में घुले हुए 2 या अधिक ठोस पदार्थों को पृथक करने हेतु प्रयुक्त होने वाली तकनीक कहलाती है। आसवन, अपकेंद्रण, क्रिस्टलीकरण या क्रोमेटोग्राफी। तो ठोस पदार्थों को पृथक करने हेतु जो तकनीक है वह है क्रोमेटोग्राफी, अर्थात कोई विलयन जिसमें काफ़ी कम मात्रा में घुले हुए 2 या अधिक ठोस पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से किसको कमरे के तापमान पर चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, इन तीनों को जो है कमरे के तापमान पर चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 3 कक्ष वाला हृदय किस जंतु में पाया जाता है। ए, कबूतर, बी, छिपकली, सी, मछली, डी, शेर। तो 3 कक्ष वाला जो हृदय है वह छिपकली में पाया जाता है। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही है। रक्त का स्कंदन रक्त के किस घटक द्वारा होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, WBCs, लाल रक्त कणिकाएं, RBCs, सी, प्लेटलेट्स, डी, प्लाज्मा। तो रक्त का स्कंदन जो होता है वह प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड हार्मोन का अतिस्राव किसका कारण है। तो मानव शरीर में थायराइड का जो अतिस्राव है वह हाइपरथायरिडिज्म का कारण हो सकता है। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में थायराइड ग्रंथि की वास्तविक क्रियाओं का नियंत्रण और विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि की वास्तविक क्रियाओं का नियंत्रण या विनियमन जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। माफ कीजिएगा,
इसमें हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों के द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का स्वबुद्धिलब्धि सूचकांक IQ प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? बच्चे का प्रदर्शन औसत से कम है, गलत है ये। बच्चे का प्रदर्शन औसत से अधिक है, यह भी गलत है। बच्चे का प्रदर्शन औसत के समकक्ष है, तो यह सही है, क्योंकि स्वबुद्धिलब्धि सूचकांक जो है वह बच्चे का प्रदर्शन औसत के समकक्ष है, यह प्रदर्शित करता है। इस तरीके से इसका सही उत्तर है सी। औपनिवेशिक काल में घटित विभिन्न नागरिक एवं जनजाति विद्रोहों को उनके प्रारंभ के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले है पोलिगर विद्रोह। तो ये देखते हैं कि पोलिगर विद्रोह कब हुआ था। तो पोलिगर विद्रोह जो है 1799 में हुआ था। दीवान वेलु थम्पी का जो विद्रोह है वह 1808-1809 में हुआ था। चेन्नम्मा द्वारा कित्तूर विद्रोह जो है वो 1824 में किया गया था। और संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 से संबंधित है। इस तरीके से इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा 1, 2, 3, 4, अर्थात ए विकल्प इसका सही है। उलगुलन विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस आंदोलन का नेतृत्व जनजातीय नेता सिद्धू और कान्हू ने 1899-1900 के दौरान किया। तो यह गलत है, क्योंकि 1899 और 1900 के दौरान तो यह उलगुलन आंदोलन जो है हुआ था, लेकिन इसके जो नेता थे वह बिरसा मुंडा थे। दूसरा है, यह आंदोलन ठेकेदारों, राजस्व कृषकों और सूदखोर महाजनों के विरुद्ध जनजातियों और जागीरदारों की सहायता से हुआ था। तो यह भी गलत है, क्योंकि यह जो आंदोलन था यह केवल मात्र जनजातियों द्वारा किया गया था, इसमें जागीरदारों का कोई योगदान नहीं था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के प्रकाशन से दादा भाई नौरोजी संबंधित थे? वॉइस ऑफ इंडिया, फ्रेंड ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन, इंडियन रिव्यू। तो इसका सही उत्तर है वॉइस ऑफ इंडिया। इससे दादा भाई नौरोजी जो है वो संबंधित थे। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मजिस्ट्रेट की कार्यवाही अंतिम होती थी और इसके विरुद्ध किसी अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी। तो ये बिल्कुल सही है। 2, इस अधिनियम से छूट प्राप्त करने के लिए एक देशी समाचार पत्र को सरकारी नियंत्रक सेंसर के समक्ष पत्र के प्रूफ प्रस्तुत करने आवश्यक थे। तो ये दोनों कथन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जिसे कि लॉर्ड लीटन ने लागू किया था से संबंधित हैं। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2019 में घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? तो इसको जीता था दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं कीर्ति सुरेश। ऑप्शन बी सही है। 143, अर्जुन अवार्ड 2019 से पुरस्कृत हरमीत राजुल देसाई किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। 2019 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। अब चूंकि 2020 के भी अर्जुन अवार्डों की घोषणा कर दी गई है, तो देख लेते हैं कि अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला है। तो क्रिकेट में 2 लोगों को मिला है, एक रविंद्र जडेजा और दूसरी पूनम यादव को, और एथलेटिक्स में स्वप्ना वर्मन को, और कुश्ती में पूजा डांडा को जो है अर्जुन अवार्ड मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये हैं इथोपिया के प्रधानमंत्री, जिन्हें 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र के प्रति योगदान के लिए जीता है? विकास अर्थव्यवस्था, गरीबी उन्मूलन, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। तो ये जो है गरीबी उन्मूलन के लिए अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो जो हैं इनको अर्थशास्त्र के लिए माइकल क्रेमर के साथ जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2019 में घोषित ICC पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो ये जो है 2020 के भी आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम 2020 के पुरस्कारों को देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो वनडे प्लेयर का जो अवार्ड है वह रोहित शर्मा को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर का जो खिताब है वह पैट कमिंस को दिया गया है, और क्रिकेटर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वह बेन स्टोक को दिया गया है, जबकि वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वह एलिस परी को दिया गया है। तो 2020 के जो आईसीसी पुरस्कार हैं उनके लिए इन नामों को आप याद रखिएगा। इस प्रश्न के स्थान पर आप इन तथ्यों को ही याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। एक, रोहित शर्मा ने इस संस्करण में 6 शतक लगाए। तो ये गलत है, क्योंकि रोहित शर्मा ने इस संस्करण में 5 शतक लगाए हैं। दूसरा है, रोहित शर्मा ने आईसीसी विश्व कप के एक ही संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो यह भी कथन गलत है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 2003 के विश्व कप में 673 रन बनाए थे, जबकि रोहित शर्मा ने केवल मात्र 648 रन ही बनाए हैं। इस तरीके से इसमें ना तो एक कथन सही है और ना ही दूसरा, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रही पुस्तक ए गुजरात हियर ए गुजरात देयर मूलतः किसकी रचना है? ए कृष्णा सोबती, बी सलमान रुश्दी, सी अमिताभ घोष, डी नयनतारा सहगल। जिसका जो सही उत्तर है वह है कृष्णा सोबती। ए गुजरात हियर ए गुजरात देयर जो है कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रही पुस्तक माई सेडिटियस हार्ट को किसने लिखा है? तो यह अरुंधति राय की पुस्तक है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 20 अगस्त। तो जैव ईंधन दिवस जो है वह 10 अगस्त को मनाया गया। तो इस तरीके से मित्रों ये 150 प्रश्नों की जो श्रृंखला है यह आपके लिए प्रस्तुत की गई। इसे आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आपके लिए आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।